ओके, डिड यू ऑल डू योर होमवर्क? मैंने एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया था होमवर्क के लिए. व्हाट वाज इट रिलेटिंग टू? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन. तो मैंने आपको बोला था, सपोज अगर इंस्टीट्यूट आपको ये सवाल पूछता है एज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, तो मैंने कहा था आप इसका जवाब लिख के आ जाओ एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. क्या आप लोग जवाब लिख पाए? वेरी गुड. चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे. बहुत आगे जाना है, शुरू करते हैं. Yes. Very good, virtual students. Very nice. Can an agency be created through the express mode? Yes. Can it be created through the implied mode? Yes. Implied mode के दो बच्चे बताओ. Estoppel and holding out. Can an agency be created by a necessity? Yes. तो इमरजेंसी के केस में अगर आपने किसी और के बिहाफ पे ऐसा काम कर लिया है जिसका आपके पास पावर भी नहीं है, बट आपका इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन था टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम लॉसेस, ये एक्ट के लिए क्या वो प्रिंसिपल बाउंड रहेगा? कैन एन एजेंसी ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय रैटिफिकेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? रैटिफाई करना मतलब क्या? सब्सीक्वेंट अप्रूवल देना. तो जब आपने काम किया था तब आपके पास काम करने का पावर नहीं था. ये जो आपने अप्रूवल लिया है, ये पहले लिया है या बाद में लिया है? बाद में लिया है. उसको क्या कहते हैं? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. यस और नो गाइस? आज हम लोग करने वाले हैं एजेंट की ऑथोरिटी कितनी होती है, और along with that we are also going to learn about 2 types of agents, substituted agent and an sub agent. Okay, let's check it out. Textbooks के पेज नंबर 147 पे हूं. Extent of agents authority. Let's check it out. ये कनेक्ट नहीं किया है क्या? Extent of agents authority. पेज नंबर क्या है बोलो तो? 147. अच्छा बताओ, ये जो रैटिफिकेशन हो रहा है, रैटिफिकेशन क्या ये एक्सप्रेस हो सकता है? क्या ये इंप्लाइड हो सकता है? अरे बोलो ना. रैटिफिकेशन क्या पार्ट ट्रांजैक्शन का हो सकता है? रैटिफिकेशन क्या पार्ट ट्रांजैक्शन का हो सकता है? So ratification has to be done in totality for the whole transaction only. क्या ऐसा ratification valid है जिससे कि थर्ड पार्टी को इंजरी हो रही है? क्या ratification होना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम? हाँ या ना? और क्या कम्युनिकेट करना जरूरी है? पक्का. और जो आप एक्ट कर रहे हो क्या वो लीगल और वैलिड होना जरूरी है? तो ही आपका रैटिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रैटिफिकेशन. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. लेट्स चेक इट आउट. सीए फाउंडेशन आ जाइए. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी कॉमन सेंस का सेक्शन है. कॉमन सेंस. अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, सो आई एम टीचिंग यू ऑल. एक्सटेंट मतलब तुमने एक्सेप्ट किया है. सुनो ना मेरी बात. ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. 1 इज हिज ऑथोरिटी मतलब पावर. 1 इज एजेंट के पास क्या सारे पावर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. एंड द सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट एन इमरजेंसी. ओके, आपके नोटबुक्स में आ जाइए, मेरे साथ साथ ही आप लिखो, फिर हम रीडिंग एक साथ ही कर लेंगे.
ओके सुनो मेरी बात। एक्सटेंड मतलब लिमिट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब पावर। यही एजेंट जो है, अगर कुछ काम करने के लिए हमने उसको पावर दिया है, तो यही काम करने के लिए उसके पास क्या सारी ऑथोरिटी है और क्या सारी ऑथोरिटी नहीं है। सबसे पहला वाला पॉइंट कहता है, अगर आपके सर्कमस्टेंसेस एकदम नॉर्मल है, तो नॉर्मल सिचुएशन में जो भी काम करने का पावर आपने एजेंट को दिया है, उस काम को पूरे करने के लिए जो सारी चीजें लगती है, वो सारी चीजें हमारा एजेंट कर सकता है। आप लोग सुन रहे हो क्या? सिर्फ लिखने में ही ध्यान है आप लोगों का। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा है। एवरीवन सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, कम ऑन, नाइस। वर्चुअल किड्स आप लोग भी ध्यान दो, कम ऑन गाइस। देखो, अगर प्रिंसिपल ने कुछ काम करने का पावर एजेंट को दिया है, इसी से तो एजेंसी बना है ना। जिसने पावर दिया है वो कौन है? प्रिंसिपल। और जिसको पावर दिया है वो कौन है? एजेंट। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया है, से फॉर एग्जाम्पल टू मेक 100 बेंचेस इन द क्लासरूम। अब ये पावर है जो मैंने उसको डेलीगेट किया है। अब जब मैं इस बंदे को कहती हूं कि मेरे बिहाफ पे तुम ये बेंचेस बनाओ, अब यहां पे मैंने उसको पावर दिया है बेंचेस बनाने के लिए। अब जब मैं उसको पावर देती हूं बेंचेस बनाने के लिए, बेंचेस बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल लगेगा? टिम्बर लगेगा, आयरन लगेगा, स्क्रूज लगेंगे, काफी कुछ मटेरियल, कुशन्स लगेंगे, काफी मटेरियल लगता है। अब ये सारा मटेरियल खरीदने का भी पावर ऑटोमेटिकली मैंने वो एजेंट को दे दिया है। जब कभी भी आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो एज योर एजेंट किसी काम के लिए, वो काम को पूरा करने के लिए जो भी पावर लगता है, ऑटोमेटिकली वो पावर भी डेलीगेट हो जाता है। आपको हर एक छोटी छोटी चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान है और दुकान का ये मालिक है जो दुकान को, किराना की दुकान को संभाल रहा है। किराना की दुकान मतलब सामान लेना, सामान बेचना, कैश पे बेचना, क्रेडिट पे बेचना, जो सामान कम हो रहा है और सामान मंगाना। तो नाउ देयर इज दिस पर्सन, और ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, वो एक किराना की दुकान संभाल रहे हैं। से अनफॉर्चुनेटली एक्स की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने उनको कुछ दिनों के लिए रेस्ट कही है। अब ये बंदा मारवाड़ी बंदा ठहरा, बोला हेल्थ को कुछ भी हो जाए, दुकान को कुछ नहीं होना चाहिए, दुकान खुली रहनी चाहिए। सो नाउ ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू मैनेज द शॉप इन हिज एब्सेंस। अब मैंने अपॉइंट करते वक्त सिर्फ ये कहा है कि जब तक मिस्टर एक्स नहीं है तब तक आप दुकान संभालोगे। कहते वक्त हमने एक ही सेंटेंस कहा है कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक आप इस दुकान को मैनेज कर लेना। बट ये पावर अपने आप फॉलो करता है विद ऑल दोज एक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रन द शॉप। मैंने इसे कहते वक्त नहीं कहा आप गुड्स को खरीद सकते हो, आप गुड्स को कैश में बेच सकते हो, आप गुड्स को क्रेडिट में बेच सकते हो, क्रेडिट में बेचे गए गुड्स जैसे क्रेडिट पीरियड खत्म होता है आप पैसा मांग लीजिए, साफ सफाई रखिए, एम्प्लॉइज को सैलरी दीजिए। ऐसा कहते वक्त मैंने इतने पॉइंट्स नाम नहीं किए हैं। अगर कुछ सामान कम हो रहा है रीऑर्डर कीजिए, क्या मैंने ऐसा कहा है? अरे बोलो ना। मैंने कहते वक्त सिर्फ ये कहा है कि जब तक मैं दुकान पे नहीं आता मेरे एब्सेंस में आप ही दुकान मैनेज करोगे। तो बेसिकली ऐसे समय पे जब कोई भी लॉफुल काम करने का पावर आपने किसी और को दिया है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो भी सारे पावर्स लगते हैं अपने आप उस पर्सन को हो जाते हैं ट्रांसफर, डेलीगेट। समझ रहे हो आप? इसी को कहते हैं एज द एजेंट्स ऑथोरिटी, एजेंट्स ऑथोरिटी इन केस ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टेंस।
कोई काम करने के लिए अगर आपने किसी को अपॉइंट किया है, उसी काम को करने के लिए जो भी एसोसिएटेड काम है, वो काम का भी पावर ऑटोमेटिकली हो जाता है डेलीगेट. दिस इज द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट अंडर अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस. तो एक काम करो, नॉर्मल सर्कमस्टेंस के वहां पे नीचे लिखो, if an agent has been appointed to do an act, if an agent has been appointed to do an act, he will have all the powers to do every lawful thing. He will have all the power to do every lawful thing which is necessary. Which is necessary in order to fulfill his duty. हाँ, अगर मैंने कोई मैनेजर अपॉइंट किया है मेरी दुकान को संभालने के लिए, तो मैंने कहा ही है तुझे दुकान संभालने के लिए रखा गया है, दुकान संभालने के लिए जो सारे काम लगते हैं वो तू कर ले. तो मेक इट श्योर मेरी दुकान साफ है, गंदगी नहीं होनी चाहिए. मेक इट श्योर मेरे जो स्टाफ है उनको उनकी मंथली सैलरी जा रही है. मेक इट श्योर दुकान में अगर कुछ सामान कम हो रहा है तो तू उसको रीऑर्डर कर रहा है. इन शॉर्ट, अब मैं अपना दिमाग हर चीज के लिए नहीं लगाने वाला हूं. मैंने तुझे सिर्फ ये कह दिया है दुकान संभालने के लिए जो सारा काम लगता है वो सारा काम करने का पावर हमने तेको डेलीगेट कर दिया है. दिस इज द पावर ऑफ एन एजेंट अंडर एवरी नॉर्मल सर्कमस्टेंस. यस और नो गाइस? पक्का 100%. बट नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी? कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके बारे में आपने सोचा या लिखा या कहा नहीं. इट्स नॉट अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस. से फॉर एग्जाम्पल दुकान में आग लग गई, देयर वाज अ बिग फायर इन द नेबरहुड, और ये फायर स्प्रेड होते 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 दुकान पे भी लग गया. तो क्या ये सिचुएशन नॉर्मल है? तो ये सिचुएशन कैसी वाली सिचुएशन? इमरजेंसी. इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट को ऐसा बिहेव करना होगा कि अगर ये दुकान मेरी होती और मेरी दुकान में अगर आग लग रही है तो मैं क्या सारे काम करता, वही सारे काम इस एजेंट को करना होगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. सिंपल लॉजिक, ज्यादा दिमाग लगाओ मत. अगर ये दुकान मेरी होती तो मैं क्या सारे काम करता, वही सारे काम आपको करने होंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. इनफैक्ट इसका पावर ऑटोमेटिकली आपको मिलता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखता आग लग गई तो क्या, भूकंप आ गया तो क्या, बाढ़ आ गई तो क्या. ये सब चीजें समझने की है, कहने की नहीं. तो अगर ये दुकान आपकी होती, अपना समझ के आप कैसे नुकसान कम से कम होने देते, वैसा ही आपको बिहेव करना होगा ऑन बिहाफ ऑफ आर प्रिंसिपल. यू कैन टेक ऑल सच एक्शंस विच आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेव, और अगर सेव नहीं तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, एटलीस्ट रिड्यूस द लॉसेस ऑफ द प्रिंसिपल. ओके? और उसके लिए अगर कुछ खर्चा लगा है, क्या आप ये खर्चा प्रिंसिपल से रिकवर कर सकते हो? अरे बोलो ना. यस. So this is the authority that we have given to an agent in case of an emergency. Okay? लिख लो.
in an emergency, in an emergency, in an emergency, an agent is authorized to do all such acts. An agent is authorized to do all such acts so as to protect the principal from losses. In an emergency, an agent is authorized to do all such acts so as to protect the principal from losses. ये भी आपको लिखना है कि अपना ही समझ के उसको काम करना होगा, कि जैसा अगर ये बिजनेस प्रिंसिपल का नहीं, अगर उसका खुद का होता, जो सारे वो एक्शंस लेता, वही एक्शंस उसको लेने पड़ेंगे फॉर द प्रिंसिपल. तो लिख लो, so he should do such acts as in his own case under similar circumstances. तो अगर ऐसी सेम सिचुएशन उसकी खुद की सिचुएशन होती, वो क्या करता? वही सारे काम जो है उसको करने पड़ेंगे फॉर हिज प्रिंसिपल. अगर आई डोंट नो क्लिक हुआ है या नहीं, दिस इज समवेयर वेरी सिमिलर टू एजेंसी बाय नेसेसिटी. वो टमाटर वाला एग्जाम्पल याद कीजिए. वो टमाटर वाले एग्जाम्पल में हुआ क्या था? आपको हमने अपॉइंट किया था टमाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई जहां पे अब रास्ता बंद हो गया, टमाटर सड़ जाएंगे, तो आपने क्या किया है? टमाटर बेच लिया ना. अगर ये आपका माल होता आप भी वही करते, 2 दिन तक तो पूरा कंसाइनमेंट खराब हो जाता. तो आपने वही किया है जो कोई भी पर्सन नेचुरली करता था. तो ये इमरजेंसी वाला केस इज समवॉट सिमिलर टू एन एजेंट बाय नेसेसिटी, है ना. तो इमरजेंसी के केस में अगर आपको पॉसिबल नहीं है प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने के लिए, और इमीडिएटली देखो आग लगी, आप कॉल नहीं करते बैठोगे, फोन दे, फोन मिला, बात कर, फिर एक्शन, उसकी बातें सुनो. आप तुरंत एक्शन लेने वाले हो. स्टाफ को निकालोगे, पानी अरेंज करने बोलोगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे. उस समय पर आप प्रिंसिपल को कॉल नहीं करोगे. सिचुएशन ही ऐसी है. समझ लो आप बात को. सो देन ऐसे केस में यू नीड नॉट वरी. आपको जो भी खर्चा लगा भी है ना, वो खर्चे की भरपाई आप प्रिंसिपल से ले सकते हो. हम सिर्फ आपसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे बिहेव करना इमरजेंसी के केस में भी जैसे आप खुद के लिए बिहेव करते. अगर ये आपकी दुकान होती तो. दैट्स इट. झालं. आ जाइए टेक्स्ट बुक्स पे. कम ऑन, फास्ट फास्ट. Okay. You have a marker with you? So, extent of agent's authority. Normal circumstances में और emergency में. Let's check it out. Normal circumstance में, an agent having the authority to do an act has the authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act.
सो बेसिकली अगर कुछ काम आपको डेलीगेट किया है, वो काम को पूरा करने के लिए जो सारे पावर्स लगते हैं, वो सारे पावर्स हमने आपको दे दिए हैं, वो सारे पावर्स हमने आपको दे दिए हैं. सो एन एजेंट हैविंग एन ऑथोरिटी टू डू एन एक्ट, एग्जाम्पल मैनेजिंग द शॉप, has the authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. तो दुकान संभालने के लिए जो सारे काम लगते हैं, वो सारे काम करने का पावर भी हमने आपको डेलीगेट कर दिया है. ये देखो, ये एग्जाम्पल 16 सब लोग एक साथ रीड करो. तो एग्जाम्पल 16, कम ऑन गाइस, come on, fast. अरे. A constitutes B as his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purpose of carrying on the business. उसी काम को पूरा करने के लिए जो सारा पावर लगता है, क्या ये सारा पावर हमने आपको डेलीगेट कर दिया है. और इमरजेंसी में देखो, एन एजेंट हैज ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, एज वुड बी डन by a person of ordinary prudence. Ordinary prudence मतलब ही common sense. In his own case, under similar circumstances. और यही पॉइंट कब वैलिड रहता है? 1. The agent is not in a position to communicate with the principal. हाँ, कॉमन सेंस. ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमन. एजेंट को एक्ट करना बहुत जरूरी है. एजेंट ने जो एक्ट किया है, बोनाफाइड मतलब समझता है, विद गुड इंटेंशंस, नॉट मैलाफाइड. बोनाफाइड मतलब आपके इरादे नेक है या नहीं है. जब एजेंट ने काम किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे इमरजेंसी के केस में, उसके मन में पाप है या नहीं है? नहीं है. बोनाफाइड मैनर में उसने काम किया है. एंड ऑफ कोर्स द गुड्स आर इन पोजेशन of the agent, which are actually not the goods of the agent, but these goods belong to the principal. So this is about the topic of extent of agents authority. हमारे कुछ questions हुए क्या? एक भी question नहीं हुआ है एजेंसी का. वो घड़ी वाला हुआ है ना. फर्स्ट क्वेश्चन. उसके अलावा कुछ हुआ है? आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 एक 2 मार्क का ऐसा सवाल है. Ratification of agency is valid even if the knowledge of the principal is materially defective. आपने झूठी बातें बोलकर इस बंदे की ऑथोरिटी ली है,
क्या ये फ्रॉड है? तो क्या ये रैटिफिकेशन वैलिड है? ऐसा रैटिफिकेशन वैलिड नहीं है, तो ऐसे केस में एजेंसी क्रिएट नहीं होगा। तो इनफैक्ट अगर आपने रैटिफाई कर दिया था और बाद में आपको पता चला कि झूठ बोल के आपसे हां बुलवाया गया है, क्या आप रैटिफिकेशन को वापस से कैंसिल कर सकते हो? तो अगर आप किसी से कोई एक्ट रैटिफाई करवाना चाहते हो तो ऐसे केस में यू नीड टू हैव एंड you need to give complete information that is true in every sense. तो ही ये ratification will be considered as a valid ratification. Okay? So if the principal's knowledge is materially defective, बताइए ratification का क्या हाल होगा? The ratification is not valid and hence there is no agency. ये देखो क्वेश्चन 3 जो हम कह रहे थे, Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. कौन प्रिंसिपल है और कौन एजेंट है? अश्विन कौन है? प्रिंसिपल। और राहुल कौन है? ड्यू टू हेवी रेन्स राहुल वॉज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 weeks. Sorry, 2 days. Rahul sold the tomatoes below the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomatoes may perish. सड़ के खराब हो जाएंगे, उसके बदले जो दाम मिल रहा है उसमें ये बंदे ने टमेटोज को बेच दिया। अब इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रही है, कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम राहुल? अश्विन क्या राहुल से लॉस रिकवर कर सकता है? क्यों नहीं? वेरी गुड। यहां पे क्या ये बंदा हो गया है एजेंट बाय नेसेसिटी, और इसने जो भी एक्ट किया है क्या ये इमरजेंसी के केस में एक्ट किया है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉसेस। अरे मार्केट का दाम आपको तब मिलेगा ना जब टमाटर सही है। अगर आपका टमाटर ही खराब हो गया है या पेरिश हो गया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे केस में इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल, शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कि बंदे ने एटलीस्ट माल बेचकर कुछ तो पैसा लिया है। अरे हाँ है ना? तो ऐसे केस में हम कहेंगे ये बंदा लॉसेस रिकवर नहीं कर सकता। देखते ये आंसर कैसे लिखते, आते हो आपके नोटबुक में लिखते। चलो आंसर नंबर 3। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजंस। पॉइंट नंबर 1, आज ही जो हमने किया है, इन एन इमरजेंसी। पॉइंट नंबर 1 आप डायरेक्टली क्या प्रोविजन लिखोगे पॉइंट नंबर 1 में? अरे बोलो ना, आपने छोटा मार्जिन ड्रॉ किया है, लिखो पॉइंट 1, इन एन इमरजेंसी, in an emergency an agent has the power to do all such acts in order to protect the principal
in order to protect the principal from loss. In order to protect the principal from loss. And such act should be done as if it was done by a person. It was done by a person of ordinary prudence. It was done by a person of ordinary prudence. Point number 2. In the given case, Rahul the agent was handling perishable goods. Like tomatoes. And while transporting these goods, he was stranded for more than 2 days. He was stranded for more than 2 days because of the heavy rains. Point 3. Thus, as a person with ordinary prudence, Rahul sold the goods. With ordinary prudence, Rahul sold the goods. With the intention to protect Ashwin from losses. With the intention to protect Ashwin from losses. Next point. Thus, Rahul's act will be binding on Ashwin. Thus, Rahul's act will be binding on Ashwin, and Ashwin will not succeed. Against Rahul. For recovering the loss.
चलो। एजेंट्स के जब हम टाइप्स देखते हैं, सुन रहे हो क्या आप? एजेंट्स के जब हम टाइप्स देखते हैं, वन सच टाइप ऑफ एन एजेंट इज सब एजेंट. सो व्हाट इज ए सब एजेंट? एजेंट के ही एजेंट को कहते हैं एज ए सब एजेंट. जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की ऑथोरिटी के बिलो हमारा कौन है? एजेंट. एजेंट के बिलो जो होता है उसको कहते हैं एज अ सब एजेंट. सिंपल भाषा में एजेंट के एजेंट को कहते हैं आम लोग. बट फिर भी यहां पे दो प्रिंसिपल्स है और दो एजेंट्स है. ऐसा कैसा? जैसे दादाजी, पापा और आप. कहने के लिए तीन लोग हैं, बट दो बेटे हैं और दो बाप हैं. ऐसा कैसे? आप आपका वो दिमाग मत लगाना चालू करो. यहां पे तीन ही लोग हैं, बट फिर भी दो प्रिंसिपल्स और फिर भी दो एजेंट्स. ऐसा कैसा? कैसे? हाँ, वेरी गुड. सबसे पहली बात तो अगर मैं ये ब्लू बॉक्स की बात करूं, यहां पे देयर इज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. बट बिटवीन द एजेंट एंड द सब एजेंट, हमारा एजेंट प्रिंसिपल है और सब एजेंट उसका एजेंट है. तो देखो, मेरे को पहली बात तो आपको बताना है, जनरल रूल बोलता है अगर मैंने आपको कुछ काम करने का पावर दिया है, इट इज ओनली यू हु कैन डू द एक्ट. यू कैन नॉट डेलीगेट इट टू समवन एल्स. अगर मैंने आपको बोला कि आप मेरे बिहाफ पे एक गाड़ी खरीदो, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हो. आप किसी और को ये काम डेलीगेट नहीं कर सकते. तो जनरल रूल तो बोलता है सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है. ऑब्वियसली बात है, एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज हैविंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. क्योंकि जो काम मैं खुद नहीं कर सकती, वो काम करने के लिए मैं आपको पावर दे रही हूं. मतलब मैं कितना ट्रस्ट रखती हूं आप में. समझ रहे हो आप? अब ऐसे केस में जनरल रूल कहता है आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, नॉट ऑन योर फ्रेंड. अगर कोई काम करने का पावर आपको दिया है, इट इज ओनली यू हु कैन डू दैट. यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट द एक्ट टू समवन एल्स. बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ ऐसी कॉन्टिंजेंसी आ गई कि डेलीगेट करना जरूरी है, कभी कभी देयर इज अ कस्टम कि डेलीगेशन होने ही वाला है, सबको पता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कल जाके आप सीए बन गए, मैंने आपको मेरे सीए की तरह अपॉइंट किया फॉर ऑडिट काम. यू आर माई कंपनीज ऑडिटर. अब आप सीए हो, क्या आप ऑडिट काम कर सकते हो? बट इट्स वेरी ऑब्वियस, हर काम आप नहीं करने वाले हो. हर रोज आप ऑफिस में आके टिक 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 नहीं करने वाले हो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ये काम आर्टिकल असिस्टेंट ही करता है. पता है ना आप लोगों को? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई सीए को अगर आप ऑडिटर की तरह अपॉइंट करते हो, वो सीए खुद इतने
ग्राउंड लेवल के काम नहीं करता है, ये काम डेलीगेट किया जाता है टू सीए आर्टिकल असिस्टेंस। कुछ आई बात समझ में? इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द पावर विल बी डेलीगेटेड। ये नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही हो रहा है। तो कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ कॉन्टिंजेंसी है, या तो नेचुरली वो बिजनेस का कोर्स ही ऐसा है जहां पे डेलीगेशन होता है, या तो प्रिंसिपल ने अलाउ किया कि ठीक है भाई नहीं जम रहा है तुझे तो किसी और को ये पावर डेलीगेट कर लो। तो ऐसे केस में सब एजेंट को अपॉइंट करना तब वैलिड होगा, तब वैलिड होगा। अदरवाइज जनरल रूल कहता है अगर कोई काम करने का पावर हमने आपको दिया है, सिर्फ आप ही आप ये काम कर सकते हो, आपके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। चलो अज्यूम करते एजेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड अपॉइंटमेंट है और एजेंट ने वैलिडली सब एजेंट को अपॉइंट किया है। प्रिंसिपल ने कंसेंट दिया है, प्रिंसिपल ने परमिशन दिया है। अब बताओ सब एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वेरी गुड, सब एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एजेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। और एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। बट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इवेंचुअली थर्ड पार्टी के साथ कौन डील कर रहा है? एजेंट नहीं कर रहा है। मैंने आपको कार खरीदने के लिए बोला, आपने आपके फ्रेंड को कार खरीदने के लिए बोला, इवेंचुअली कार खरीदी किसने? थर्ड पार्टी से। किसने? थर्ड पार्टी तो गाड़ी बेच रही है, गाड़ी खरीदी किसने? मैंने, आपने या आपके दोस्त ने? दोस्त है ना, वो कौन है? प्रिंसिपल एजेंट या सब एजेंट? तो थर्ड पार्टी के साथ डील कौन कर रहा है? सब एजेंट। थर्ड पार्टी के साथ डील कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है सब एजेंट ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विद द थर्ड पार्टी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? तो लॉ मेकर कहता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और प्रिंसिपल लायबल होगा। कब लायबल होगा? अगर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। अपॉइंटेड इधर लिखते हो। इफ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। बट अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहां पे होशियारी किसने बताई है? एजेंट ने। अगर हमने कहा था ये काम आप खुद करो, व्हाई डिड यू डेलीगेट द वर्क टू योर सब एजेंट? आपने होशियारी दी है या दिखाई है, तो ऐसे केस में आप खुद उस काम के लिए रहोगे रिस्पॉन्सिबल। इफ द सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, इफ द सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो ऐसे केस में द एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द थर्ड पार्टीज। मुझे बताओ प्रिंसिपल, एजेंट और सब एजेंट क्या एक लेवल है या एक के बिलो एक है? सो प्रिंसिपल के नीचे एजेंट है और एजेंट के भी नीचे काम करता है हमारा सब एजेंट। सब एजेंट इज आंसरेबल टू द एजेंट, एजेंट इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल। बट ये जो सब एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, क्या प्रिंसिपल बाउंड रहेगा या एजेंट बाउंड रहेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है या सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है। अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो कौन लायबल है? प्रिंसिपल लायबल है। और अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो कौन लायबल है? फिर एजेंट विल बी लायबल। ओके, सब एजेंट वर्क्स बिलो the power of the agent. Sub agent works below the power of the agent. जनरल रूल क्या कहता है? क्या आपको डेलीगेट किया काम आप फर्दर डेलीगेट कर सकते हो?
जनरल रूल बोलता है अगर मैंने आपको कुछ काम दिया है तो वो आप ही करोगे, आपको ये काम किसी और को नहीं देना चाहिए। बट अगर प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया, कुछ इमरजेंसी था या कस्टम ही है कि डेलीगेशन होता ही है, तभी आप डेलीगेशन कर सकते हो, नहीं तो फिर ये डेलीगेशन अलाउड नहीं है। ओके और नॉट ओके? पक्का? आओ तो टेक्स्ट बुक्स पे। तो जनरल रूल कहता है एन एजेंट कैन नॉट lawfully employ another person to perform the act which he had undertaken to perform personally unless म्हणजे एक्सेप्शन। मतलब इस केस में क्या अलाउड रहेगा? अनलेस मतलब क्या? इन केसेस में अलाउड रहेगा। कौन से केसेस में अलाउड रहेगा? कस्टम ही है सीए आर्टिकल असिस्टेंट, तो कस्टम ही है कि यहां पे हम क्या करते हैं, काम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। तो तब सब एजेंट का अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट। इसके अलावा भी मैंने दूसरे एक्सेप्शंस दिए, इमरजेंसी प्रिंसिपल ने अलाउ किया, यहां पे तो एक ही एक्सेप्शन है कि कस्टम है, इसके अलावा भी दूसरा एक्सेप्शन है। सब एजेंट का मतलब क्या होता है? सब एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय and acting under the control of the original agent। तो एजेंट के एजेंट को कहते हैं एज अ सब एजेंट। तो सब एजेंसी refers to a case wherein the agent appoints another agent। और यहां पे वापस से वही लिखा है, appointment of sub agent is not valid because an agent is a delegatee and this delegate cannot further delegate। अगर कुछ काम करने का पावर हमने आपको दिया है, आपको ही वो काम करना होगा, आप ये काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ या ना? चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी बातें कल। थैंक यू सो मच। कल आपकी सारी क्लासेस है? इकोनॉमिक्स नहीं है आप लोगों को? एक्स्ट्रा? नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। किस खुशी में बेटा? अभी रुकना नहीं है सिलेबस खत्म होने तक।